हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा मार्च अप्रैल 2020 का जो पेपर था सेमिस्टर 5 टीवाई बीकॉम का, उसका थर्ड वीडियो रहेगा। और ये वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और ये पेपर की अगर आपको पूरी सॉलिड पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। जब ये पूरे सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे पेपर के, तब मैं पूरा सॉल्यूशन वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस का वो क्वेश्चन जो कि मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था प्रीवियस वीडियो में, उसके ऑप्शन में पूछा गया था। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन में आपको एक महावीर लिमिटेड की बैलेंस शीट की कुछ डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो पढ़ो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड फ्रॉम द महावीर लिमिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/2018। आपके पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ओके, 3,71,250, और आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो और आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी एक रेशियो है 90%। करंट रेशियो आपके पास है 3:1। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपके पास है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का वैसे कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी ऐसी इनकम होती है जो नॉन बिजनेस इनकम बोल सकते हैं हम, ठीक है, जो हमारी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है और जिसको हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के टाइम पे भी उसको कंसीडर नहीं करते। ये मैंने आपको आगे भी बताया था। शेयर होल्डर फंड, ओके, ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड है 320, और यहाँ पर देखो फिक्स एसेट जो है ना वो 80,000 मोर देन पेड अप कैपिटल है, पेड अप इक्विटी कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपए का है और वो है 8 रुपए का पेड अप। अभी वैल्यू 10 रुपए है बट पेड अप सिर्फ 8 रुपीज है, अभी तक 2 रुपीज अभी कॉल अप करना पेंडिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 120। देयर इज नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड फिक्टिशियस एसेट। देखो ये क्वेश्चन ने पूरा पलट दिया। यहां पर उसने बोल दिया कि भाई देखो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, यानी डिबेंचर ये सब भूल जाओ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब नहीं आता है, वो भूल जाओ, वो होता ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, खत्म। शेयर कैपिटल जो है ना उसके अंदर देखो यहां पर लिखा है शेयर कैपिटल इंक्लूड्स ओनली इक्विटी कैपिटल। ये भी क्वेश्चन की एक इंफॉर्मेशन है कि आपके पास ओनली इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस को भूल जाओ, ठीक है। तो देखो जो जो नहीं है ना वो क्वेश्चन में अंदर बोल दिया कि भाई ये नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो बस उन सब को पहले माइंड में फिट कर लो कि ये सब तो होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आएगा भी नहीं। और यहां पर बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ओके, विच इज 6,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक। चलो, तो ये आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाते तो घबराने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन को आराम से देखो, पढ़ो, क्या फाइंड आउट करना पहले वो देखो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को गिनना स्टार्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अब गिनना स्टार्ट कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी है, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो भी है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, मुझे बताओ जरा ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या होती। आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस सीओजीएस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ये आपकी ऑपरेटिंग रेशियो की क्या है, फॉर्मूला। और ऑपरेटिंग रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सर 90%, ठीक है, 90%। मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो 90% का मतलब क्या हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, देखो समझना, 90% मतलब मैं 90 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूं,
आराम से, ठीक है। और यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या दे रखी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, तो एक तो जीपी आ जाता है डिवाइड बाय सेल्स आ जाता है इनटू 100 आ जाता है, ठीक है। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर निकालना है तो उसका तो आंसर आपके पास है ना, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का तो आंसर है आपके पास, देखो जीपी रेशियो कितना है आपके पास, 20%। कितना है, 20%। तो 20% मतलब कि यहां पर 20 तो होगा और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 हो जाएगा। पहले ये आपको समझना पड़ेगा फॉर्मूला, और इसके ऊपर आपका जो आंसर है 90%, तो 90 डिवाइड बाय 100 होता है और 20% मतलब 20 डिवाइड बाय 100 होता है। अब लोग हैं ना, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन एक्स और वाई लेके भी करवाया, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, बहुत इजी तरीका रहेगा यही तरीका। और तो फिर आप एक्स और वाई लेके तो उसमें फिर खो ही जाओगे कि कौन एक्स है कौन वाई। ये आपको पहले सेट करना। अब देखो आप लोगों ने थोड़ा नोटिस किया होगा ना, तो यहां पर सेल्स दोनों में डिवाइड है, दोनों में सेल्स डिवाइड हो रहा है, मतलब यहां पर जो आपका ये जो डिवाइड में 100 दिख रहा है ना दोनों साइड, वो आपका क्या है, सेल्स है, ठीक है। दोनों में 100 है, आप देखो दोनों में 100 ही है कि नहीं, दोनों में 100 सेल्स है, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर साइड देखो, यहां पर क्या है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और यहां पर क्या है 90, यहां पर क्या है 90। मतलब यहां पर क्या समझ पाते हो कि सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके कितना परसेंट होना चाहिए, सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके कितना परसेंट होना चाहिए, 90%, ठीक है। सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिला के 90% होना चाहिए। मतलब ध्यान से देखना भी, यहां पर आपका सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके 90% होना चाहिए, ठीक है। सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके कितना हो गया, 90। और यहां पर अगर आप देखते हो तो डिवाइड में सेल्स है ना, तो सेल्स तो 100 है, और ऊपर क्या है, जीपी है ना, देखो ऊपर भी जीपी है यहां पर। तो यहां पर मैं ऐसा बोल दूं कि जीपी जो है ना वो मेरा कितना है, 20 है। जीपी जो है वो मेरा कितना है, 20 है। पहले ये तीन चीज आपको फिट करनी है इस तरीके से। डिवाइड में तो दोनों में सेल 100 था, तो सेल्स अपना 100 हो गया, सीओजीएस अपना 90 था तो 90, यानी वो 90 जो है वो क्या है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलके 90 है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ सीओजीएस भी नहीं है। अब देखना, कभी सीओजीएस की फॉर्मूला याद की हो ना, तो ऐसा याद किया होगा कि सेल्स माइनस क्या होता है, जीपी मतलब सीओजीएस। मतलब 100 रुपए का अगर आप सेल्स करते हो तो उसमें जीपी अगर 20 आता है, तो मतलब आपका सीओजीएस कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। और आपको तो यहां पर कितना अच्छे से दे रखा है कि सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों मिलके 90% है, दोनों मिलके 90 है। और उसमें सीओजीएस अपने आप में खुद 80 है। देखो यहाँ पर सीओजीएस आपके पास कितना आ गया, 80 आ गया। तो सीओजीएस अगर 80 है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना होगा, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होगा, 90 में से 80 माइनस कर दो, 10। मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ना वो 10 होगा। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, 10 होगा। किसका 10%, ये 10 जो है ना वो परसेंटेज है, ठीक है। 10 जो है वो परसेंटेज है। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अगर मेरा जो सेल्स है ना वो 100 है, तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 10 है, ठीक है। या तो फिर आप डायरेक्ट लिखो ऐसे, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 10 है, मतलब मेरे पास जो सेल्स की अमाउंट है वो 100 थी, ठीक है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, देखो 3,71,250, ठीक है। तो यहां पर 3,71,250 आ गया।
और इसके अकॉर्डिंग मेरा जो सेल्स है वो कितना होगा। देखो यहाँ से एक ज़ीरो ज़्यादा है, वहाँ पर यहाँ पर 10 से उधर 100 हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाएगा। आपका जो सेल्स अमाउंट हो जाएगा वो 3712,500 हो जाएगा। ये आपका सेल्स आ जाएगा, बात ख़त्म। ये क्वेश्चन में आपको पहले करना था, ये आपका सेल्स आ गया, ठीक है। अब आपको जो निकालना वो निकाल सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। सेल्स का 80% COGS था। COGS कितना था आपका, देखो यहाँ पर COGS 80 मतलब 80% भी ले सकते हो। तो आपको अगर मैंने पूरा टेबल कल बताया था ना, जैसे कि लाइक क्या करते थे आप, सेल्स कितना आता था 3712,500, उसका माइनस करोगे COGS। अब COGS आपका 80% था, ठीक है। 80 मतलब 80% ही हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। तो 80 मतलब तो 80% हो गया, तो 80% करो 3712,500 का 80% करो, कितना आ रहा है 29,70,000। ओके, और ये अमाउंट को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 7,42,500 मिलेगा। और फिर आपको पता है ना, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करवाता था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो कितना अच्छा था, आपको दे भी रखा था क्वेश्चन में 3712,550, ठीक है। माइनस करो 371250, यानी कि वही वापस मिलेगा 371250। ये जो होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन कौन सा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ इतना, तो यहां तक का आपका काम कंप्लीट हुआ। अब देखो यहां पर आप माइनस क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या तो लोन, लेकिन सर क्वेश्चन में तो बोल के रखा था नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। पॉइंट नंबर कौन सा था 10, पढ़ो पॉइंट नंबर 10, नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है, शांति हो गई, ठीक है एकदम। कोई इंटरेस्ट का झंझट ही नहीं है, खत्म करो, इंटरेस्ट है ही नहीं। सर क्वेश्चन के अंदर जो टैक्स भी नहीं दे रखा, तो टैक्स भी माइनस करने की क्या जरूरत है, जरूरत है क्या। अगर सोचो कंपनी ने लोन ही नहीं ले रखी तो इंटरेस्ट किसको पे करेगा, किसी को भी नहीं, ठीक है। और टैक्स रेट भी तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा अपने को। चलो, मतलब आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ये आ गया नेट प्रॉफिट। ओके, जो कि आप बोलते थे आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स, यहां पर दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो अभी क्वेश्चन पेपर में आया था जस्ट 3 मंथ के पहले, जो केटी की एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें। देखो क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग होता है ना वो ही हार्ड रहता है कोई भी रेशियो के क्वेश्चन में, बाकी तो फिर क्वेश्चन अपने आप बनते जाता है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको दिया है, देखो फिक्स एसेट्स के बारे में कुछ सेंटेंस लिख के दिया है। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड लिखा है, लेकिन शेयर होल्डर के फंड के अंदर आपको 11 नंबर के पॉइंट में बोला गया है कि ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल अवेलेबल इन दिस बैलेंस शीट, ठीक है, महावीर लिमिटेड की। मतलब नो प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूं नो प्रेफरेंस शेयर, नो प्रेफरेंस शेयर, कोई प्रेफरेंस शेयर का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आपको कितना दे रखा है 3,20,000, और देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में रिजर्व सरप्लस कितना दे रखा है 1,20,000। आया, कुछ दिखाई दे रहा है, देखो समझाता हूं। यहां पर आपको एक बात बताऊं तो शेयर होल्डर फंड दिखाई दे रहा है 3,20,000 का, और यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाई दे रहा है। आपको पता है शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या होता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या होता है, देखो मैं यहां पर लिखता हूं। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो इक्विटी कैपिटल होता है,
प्लस प्रेफरेंस कैपिटल होता है, ओके, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ओके, और माइनस आप करते हो फिक्टिटियस असेट्स। इतना आप करते थे। लेकिन सर क्वेश्चन में तो कितना अच्छा था, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, फिक्टिटियस एसेट्स नहीं है, तो रह क्या गया? सोचो ना, रह क्या गया? सिर्फ इक्विटी और रिजर्व सरप्लस, इक्विटी और रिजर्व सरप्लस। तो सर यहां पर इक्विटी और रिजर्व सरप्लस में से रिजर्व सरप्लस आपको 1,20,000 दे दिया है, तो यहां पर वो माइनस करके जो बाकी बचेगा वो क्या हो सकता है? इक्विटी नहीं हो सकता क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं हो सकता क्या? सोचो थोड़ा। आपको बोल रखा है कि भाई नो फिक्टिटियस एसेट्स, नो प्रेफरेंस शेयर, खत्म बात। तो इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस मिला के ही शेयर होल्डर फंड आया होगा ना, और तो कुछ होगा ही नहीं क्वेश्चन में। और रिजर्व सरप्लस और दोनों शेयर होल्डर फंड दे रखा है, माइनस करके बाकी बच गया वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। ठीक है, अब यहां पर और आगे बढ़ते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 8 ने वापस कुछ बोल के रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच एट 8 पेड अप। चलो ठीक है, 8 रुपए का पेड अप अमाउंट है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यानी ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, वो है ईच ₹10, लेकिन सर यहां पर जो पेड अप अमाउंट है ना, वो सिर्फ ₹8 है, वो सिर्फ ₹8 है। मतलब यहां पर आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आना चाहिए? सर 2 लाख का तो शेयर कैपिटल था, और आपको लगभग पता ही है, मैंने सिखाया हुआ है कि आप जब भी डिवाइड करोगे तो पेड अप वैल्यू से डिवाइड करते हो ना, और पेड अप वैल्यू 10 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। यहाँ पर 8 है तो 8 से डिवाइड कर लो, यानी नंबर ऑफ शेयर आपको पता चल जाएगा 25,000, 25,000 शेयर्स आ जाएंगे। इतने शेयर कंपनी के होंगे। लो, काम हुआ एक पहले। आपको देखो पता है, मजाक मजाक में हमने इक्विटी शेयर के नंबर्स निकाल लिए, और वो आपको पूछा भी था पॉइंट नंबर 5 में, नंबर ऑफ शेयर। एक काम तो उधर खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा था, नेट प्रॉफिट रेशियो अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। स्टॉक टर्नओवर रेशियो वो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम करो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो कहाँ पर आएगा? देखो यहाँ पर ही निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या था? सेल्स इन 200। नेट प्रॉफिट कितना था? तो देखो नेट प्रॉफिट आपके पास 3,71,250 डिवाइड बाय 371,2500 इंटू 100, मतलब 10%। ओके, अब देखो यहां पर आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला गया है? तो आगे आपके पास यहां पर लास्ट पॉइंट पढ़ो, 12 नंबर का, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 विच इज 6,000 लेस देन ओपनिंग स्टॉक। देखो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, वो आपको दे रखा है, और वो जो है ना वो कम है। कितना कम है? ओपनिंग स्टॉक से 6,000 कम है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है? 30,000। और ये जो अमाउंट है वो ओपनिंग स्टॉक से 6,000 कम है, मतलब ओपनिंग स्टॉक 36,000 होगा, तभी तो वो 6,000 कम करोगे तो 36 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, यानी इतना तो अभी आप कर सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है, कोई इतना घुमा फिरा के भी नहीं लिखा। हो गया, ये जो था वो आ गया। अभी यहाँ पर एवरेज स्टॉक भी निकाल लो। एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यानी 30,000 प्लस 36,000 डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, मतलब 33,000। आपको चाहिए स्टॉक रेशियो। स्टॉक रेशियो के लिए क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक चाहिए था, लिखो निकाल लिया 33,000, और स्टॉक रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या था? स्टॉक रेशियो क्या था? COGS
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, 29,70,000। ओके, ये रहा आपके पास 29,70,000 और डिवाइड बाय 33,000 का एवरेज स्टॉक है। देखो 29,70,000 डिवाइड बाय 33,000 मतलब एग्जैक्ट 90 टाइम्स आ रहा है। ये भी आपका आंसर आ गया, ये आपका नेट प्रॉफिट का आंसर। एक आंसर और निकल गया, कुछ नहीं था देखो क्वेश्चन में। मतलब देखो मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन है वो कुछ और तरीके से भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी बुक्स में से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, अब नेक्स्ट ईयर वो जब बुक्स आएगी ना नहीं तो उसमें छप जाएगा। ठीक है, उससे पहले तो था नहीं बुक्स में। अब यहां पर 3 चीजें और निकालनी बाकी रह जाती, उसको ध्यान पे लेते हैं। चलो यहां पर आपके पास 7 नंबर के पॉइंट में कुछ लिखा है, उसको पढ़ो। 7 नंबर के पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में कुछ लिखा है। देखो यहां पर फिक्स एसेट्स जो है वो 80,000 ज्यादा है, किससे, पेड अप कैपिटल से ज्यादा है। देखो यहां पर लिखा है मोर देन पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब फिक्स एसेट मिल सकती है आपके पास। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आपके पास इक्विटी कैपिटल है पेड अप। देखो फिक्स एसेट जो है वो आपको मिल सकती है, क्यों, क्योंकि आपके पास पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है और उससे 80,000 ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपके पास पेड अप अमाउंट है 2 लाख। 2 लाख में 80,000 ऐड करने से आपको जो भी मिलता है वो आपको मिल जाएगा फिक्स एसेट्स। ये आपको मिल गए अपनी फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो वो भी मिल गया आपको। अब यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या था, कुछ फिक्स एसेट पे कुछ पूछा था। हाँ, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हाँ, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, एक तो सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स, और सेल्स अपने पास है कुछ, कितना था सेल्स अपने पास आया था, ये रहा 37,12,500। ओके, 37,12,500 और फिर डिवाइड करोगे 2,80,000 से, तो 37,12,500 डिवाइड बाई 280, मतलब यहाँ पर जो आंसर आने वाला है 13.25 और 26 भी कर सकते हो, 26। ओके, यहाँ पर लिख देंगे टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया। एक और जो आपको पूछा गया था, ओके, सेल्स डिवाइड बाय, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अब क्या निकालना, अब देखो लिक्विड रेशियो निकालना और रिटर्न ऑन कैपिटल निकालना। देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकता, आपके पास कैपिटल भी है इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल नहीं निकल सकता, निकल सकता है ना रिटर्न ऑन कैपिटल, आपके पास सब कुछ तो है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो चाहिए वो सारी अमाउंट है आपके पास, तो वो निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, और मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल, माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, भले प्रेफरेंस शेयर नहीं है,
नहीं है तो उसके डिविडेंड होगा नहीं, जीरो कर देंगे, लेकिन लिखेंगे तो पूरा फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट आपके पास है 371,250, 371,250, 371,250 माइनस क्या आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड आना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है क्वेश्चन में, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से आएगा, ये आप कर लो 2 लाख इंटू 100, कितना आ रहा है चेक कर लो। 371,250 को 2 लाख से डिवाइड करोगे इंटू 100। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत अजीब परसेंटेज मिल रहा है, चलेगा, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो आया वो आने दो। ये आपका आंसर आया। कंपनी बहुत ज़्यादा ही कमा रही है कुछ, ठीक है, कंपनी बहुत ज़्यादा कमा रही। आप सोचो 2 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3,71,250 की तो अर्निंग हो रही है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर क्या पूछा गया था, एक ही चीज बाकी रह गई, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, अब लिक्विड रेशियो के लिए सर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या है, लिक्विड एसेट्स है, ओके बोलो है, नहीं है, करंट एसेट्स है, वो भी तो नहीं है, आपको सिर्फ करंट रेशियो दे रखा है, लेकिन क्या करेंगे उसका, जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही नहीं है तो करंट रेशियो को 3:1 लेके भी क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो एक चीज मैं बताता हूं, उसको ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर कभी भी, क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं आती है और आपके पास इन्वेस्टमेंट और फिक्टिटियस एसेट नहीं है, देखो समझना, मैं इधर लिख देता हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं आती, ओके, दूसरा चीज इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ओके, तीसरा चीज अगर आपके पास फिक्टिटियस एसेट नहीं है, ये 3 चीज आपको कहीं पर क्वेश्चन में नजर आई थी। देखो पहली चीज के बारे में तो उन्होंने क्लियर कट मना किया था, फिक्टिटियस एसेट के बारे में मना कर दिया था, और इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पर कुछ बोला नहीं है। तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल की एक फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल जो है जनरली आपको इतना ही पता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मींस के वर्किंग कैपिटल, नहीं, ये तो फॉर्मूला है, दूसरी भी कुछ अल्टरनेटिव फॉर्मूला बन सकती है। देखो कैसे, यहां पर शेयर होल्डर फंड में से अगर आप फिक्स एसेट्स को लेस कर देते हो तो भी आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगी, लेकिन कब, कब जब आपके पास ये ना हो, ये भी ना हो और ये भी ना हो, ठीक है, अगर ये सब होता तो यही फॉर्मूला में वापस कुछ चेंज हो जाता, ठीक है, एक्चुअली इसको फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक सेट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा था 3,20,000 क्वेश्चन में, और हमने लगभग फिक्स एसेट निकाला था, कहाँ गया था, ये रहा फिक्स एसेट्स, ये रहा था 2,80,000 मिला था, 2,80,000 मिल गया था, मतलब 2,80,000 यहां पर माइनस कर दो, कितना आने वाला है, तो देखो 320 माइनस 280 मतलब आपको मिला 40,000, ओके। अब ये जो 40,000 है वो आपकी क्या रह गई, वर्किंग कैपिटल। और देखो आपको क्वेश्चन के अंदर अच्छे से करंट एसेट्स दे रखी है, करंट रेशियो दे रखा है, सॉरी करंट रेशियो दे रखा, और वो भी 3:1 दे रखा था, मतलब करंट एसेट जो है ना वो आपके पास 3 होगी, करंट लायबिलिटी जो है ना वो आपके पास 1 होगी, मतलब 2 रुपीज़ का जो है ना वो आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। तो आप क्या इससे पता लगा सकते हो कि वर्किंग कैपिटल अगर सर 2 होती है ना मेरी, तो करंट एसेट जो है ना वो मेरी 3 रह जाएगी, मतलब मेरे पास अगर वर्किंग कैपिटल 40,000 आए तो मेरे को करंट एसेट्स का भी अमाउंट पता लग सकता है, कितना, 60,000 करंट एसेट्स का, ओके। और सर करंट एसेट्स आ गया ना तो लिक्विड एसेट्स भी आ सकता है,
कैसे सर? 60,000 की करंट असेट्स में से अगर आप स्टॉक माइनस कर दो, स्टॉक आपके पास था क्वेश्चन में, पता है लास्ट लाइन में ही लिखा था, देखो बोला था ना कि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000 और वो 6,000 की कुछ बात बोली गई थी। लेकिन हमें तो क्लोजिंग स्टॉक लेना होता है ना, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक लेना होता है, तो बस क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे मतलब 30,000, यहाँ पर लिक्विड एसेट्स आ जाएगी 30,000। अच्छा, अब लिक्विड एसेट्स तो आ गई, करंट एसेट्स निकल गई। करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए करंट रेशियो तो निकाल सकते हैं ना, करंट रेशियो से पता लग सकता है, क्योंकि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो आपके पास है 3, करंट एसेट्स आपके पास है 60,000, करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज का आंसर आपके पास मिल जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 3, 20,000। और आपको पूछा क्या था? लिक्विड रेशियो, मतलब लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय, देखो यहां पर करंट लायबिलिटी रहेगी, क्यों? बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का तो सीन ही हट गया इस साल। यहाँ पर 30,000 की लिक्विड एसेट्स और यहाँ पर 20,000, और आंसर आपको पता है 30,000 को 20,000 से डिवाइड करने से, ठीक है, कितना आने वाला है? 1.5:1। ये हो गया पूरा 100% क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन देखो कुछ ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन में नहीं कर पाओ, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए थी कुछ चीज़ों की, तो आपको हो जाएगा, क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका।